नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो उत्तराखंड सरकार के बजट 2025-26 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे प्रकाश डालेंगे। देखिए, बहुत बड़ा आता है बजट, लेकिन इतना याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमको केवल वही की पॉइंट्स चाहिए जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में केवल हम उन्हीं बिंदुओं पे चर्चा करेंगे या उनका अवलोकन करेंगे जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं और जो महत्वपूर्ण है। ज्यादा इसमें याद करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो एक्स्ट्रा डेटा है उसको बिल्कुल भी आप लोग कंज्यूम ना करें, केवल काम की बातों को ही डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यही होती है दोस्तों किसी भी एग्जाम को लेकर कि उसमें जो भी सिलेबस आपको दिया गया है उस सिलेबस के अंतर्गत कौन से जो टॉपिक्स हैं या कौन सा कंटेंट है जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूरा आप सिलेबस खत्म करो, कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जहां से कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते। तो ऐसा ही बजट के संदर्भ में भी है। पूरा बजट याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बजट में केवल आपको टोटल बजट याद रखना है, बजट में कितना परसेंटेज यहाँ पे बढ़ोतरी हुई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। उसके अलावा आपको देखना है कि जीएसडीपी का आकार क्या है, अनुमानित जो होता है, और टोटल अपना देखना कि राजकोषीय घाटा क्या है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख बिंदु होते हैं। उसके अलावा कितना सरकार की आय कहां से प्राप्त हो रही है, कहां खर्च हो रहा है, और फाइनली आपका पर कैपिटा इनकम वगैरह पूछ लिया जाता है यहाँ से। हालांकि बाकी चीजें आपके आते हैं इकोनॉमिक सर्वे में, ठीक है। तो उस पर भी जल्दी वीडियो आएगी। आज बजट को देख लेते हैं 2025-26। तो कुछ बेसिक्स आपका क्लियर कर दूं मैं उत्तराखंड जीके के संदर्भ में। उत्तराखंड का जो बजट आता है उससे तो क्वेश्चन बन जाता है कि राज्य का जो पहला बजट था वो किसने दिया था। तो राज्य का पहला बजट किस व्यक्ति ने प्रस्तुत किया था, तो ये थे रमेश चंद्र पोखरियाल, ठीक है। रमेश चंद्र पोखरियाल जी ने आपका रमेश पोखरियाल या रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक, ठीक है, इन्होंने पहला बजट पेश किया था भाई जब अंतरिम सरकार बनी थी उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। उस समय चुनाव नहीं हुए थे। उसके बाद देखिए राज्य में चुनाव हुए 2002 में, और पहली जो निर्वाचित सरकार थी, निर्वाचित सरकार में जो बजट प्रस्तुत किया था ये थे हमारे प्यारे एनडी तिवारी जी, ठीक है। एनडी तिवारी जी ने दिया था। उसके बाद हमारा देखिए एक क्वेश्चन और बनता है जो हमारा विधानसभा भवन है गैरसैंण वाला। तो गैरसैंण में सबसे पहले बजट किसने प्रस्तुत किया था, तो गैरसैंण में बजट प्रस्तुत करने वाले हमारे मुख्यमंत्री जी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ध्यान रखेंगे, वर्तमान में जो हरिद्वार सीट से सांसद हैं। क्लियर हो गया। और ऐसे एक क्वेश्चन बनता है, देखिए भारत में जेंडर बजट की अवधारणा 2006-07 में शुरू हुई, ठीक है, और वहीं उत्तराखंड राज्य में पहला जेंडर बजट प्रस्तुत किया गया था 2007-08 में, ठीक है। ये भी महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखना। एक क्वेश्चन और बनता है कि उत्तराखंड का जो हमारा बजट प्रबंधन और राजकोषीय अधिनियम है, ठीक है, वो कब पारित हुआ था। तो ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। तो ये 2005 में पारित हुआ था, ठीक है। चलिए इसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे आगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बजट, उत्तराखंड बजट 2025-26 की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है 2025-26 का जो उत्तराखंड का बजट आया है इसको नमो नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया इसको, नमो, ठीक है। नमो, नमो NAMO, ठीक है, नमो नाम दिया गया है। N फॉर नवाचार यानी कि इनोवेशन, A फॉर आत्मनिर्भर उत्तराखंड, M फॉर महान विरासत, और O फॉर ओजस्वी मानव संसाधन। यानी कि कुल मिलाकर बोले 2025-26 का जो बजट है वो इन 4 क्षेत्रों पर केंद्रित है। यानी कि इनोवेशन बढ़ाना है उत्तराखंड में, उत्तराखंड को आत्मनिर्भर बनाना है, उत्तराखंड के जो महान विरासत स्थल है या टूरिज्म स्पॉट है उनको यहाँ पर और ज्यादा क्या करना है, अधिक सपोर्ट करना है, विकास करना है उनका, और साथ ही मानव संसाधन जो है यहाँ पे उनके लिए भी कार्य करना बजट का प्रमुख उद्देश्य है। तो इन 4 क्षेत्रों में बजट आधारित है 2025-26 का, ये आपको याद रखना है, नमो नमो, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं। चलिए नवाचार में आप देख सकते हैं कि ये क्षेत्र शामिल किए गए हैं, पेपरलेस रजिस्ट्रेशन, बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण, ऊर्जा दक्ष पंप, मोबाइल फोरेंसिक वैन, स्मार्ट मीटर, स्प्रिंकलर प्रणाली, साइंस सेंटर, साइंस सिटी, यानी कि इन चीजों पे बजट यहाँ पे आवंटित हुआ है। और आत्मनिर्भर उत्तराखंड में भाई आपका ये महत्वपूर्ण है, देखिए आत्मनिर्भर उत्तराखंड के अंतर्गत सप्तऋषि क्षेत्र बनाए गए हैं। एक है कृषि, ऊर्जा, संयोजकता, आयुष, उद्योग, अवसंरचना और पर्यटन, ठीक है। ये सप्तऋषि समृद्ध, सशक्त और विकसित उत्तराखंड के आधार है।
यानी कि ये दूसरा क्षेत्र हो गया नमो का। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप तो आपका महान विरासत में देखिए जो यहाँ पे टूरिज्म या धार्मिक यात्राएं होते हैं, शीतकालीन यात्राएं, आदि कैलाश ओम पर्वत दर्शन हेतु सुगमता, हरिद्वार ऋषिकेश का पुनर्विकास एंड शारदा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, शारदा रिवर फ्रंट अगर ये बनता है तो वास्तविक तौर पे यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज्यादा पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। और ओजस्वी मानव संसाधन में भैया आपका पोषण से लेकर शिक्षण, प्रशिक्षण, उद्यम और रोजगार सृजन और मार्केटिंग के सभी बिंदु होंगे इसमें। ठीक है, तो ये आ गया नमो का पूरा सारांश, आपको समझ में आ गया होगा। टॉपिक के बाद भाई ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो पीडीएफ में आप अच्छे से देख लेना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब आ जाते हैं बजट के मुख्य बिंदु पर। तो 2025-26 के लिए जो उत्तराखंड राज्य का बजट है वो है भैया आपका 1,01,075.33 करोड़, ये देख लीजिए आप। ठीक है, तो इस बार उत्तराखंड राज्य सरकार ने पहली बार जो बजट है वो 1 लाख करोड़ के पार चले गया है। उत्तराखंड राज्य सरकार का बजट 1 लाख करोड़ पार कर चुका है। ठीक है, यानी कि अगर हम बात करते हैं 2024-25 की, तो 2024-25 में उत्तराखंड सरकार का जो बजट था वो था आपका 89,230.07 करोड़ रुपए। ठीक है, तो अब 1 लाख करोड़ पार हो चुका है। टोटल बजट है इस बार का 1,01,175.33 करोड़। और 2024-25 के सापेक्ष हम देखते हैं तो ये इस बार जो बढ़ोतरी हुई है बजट में वो 13.38% की हुई है, यानी कि पिछले बजट से 13.38% ये बजट ज्यादा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगर 2024-25 में मैं बोलूं तो 24-25 वाले बजट में जो बढ़ोतरी थी वो 15.2% के आसपास थी। ठीक है, तो इस बार का बजट भी काफी ज्यादा हाइक हुआ है, देख सकते हैं आप। अब इसमें देखिए जो हमारा सरकार का जो व्यय है और साथ ही सरकार का जो हमारी प्राप्तियां हुई है वो देख लेते हैं। तो इसमें राजस्व व्यय जो हुआ है सरकार का आपका 59,954.65 करोड़ रुपए हुआ है। पूंजीगत व्यय जो हुआ है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर ये हुआ है 41,220.68 करोड़ एंड पूंजीगत परिव्यय हुआ है आपका 14,763.13 करोड़। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपका टोटल बजट इसी पे आधारित होता है। जो बजट है ये व्यय पे ही आधारित अनुमान होता है। तो टोटल जो हमारा 1 लाख करोड़ रुपए आ रहा है तो लगभग यही है। अब यहीं पे बात करें प्राप्तियों की, तो उत्तराखंड सरकार को कितनी प्राप्तियां हुई हैं, तो कुल प्राप्तियां हुई हैं भैया आपका कितनी हुई है कुल प्राप्तियां, तो ये आप देख सकते हैं 1,01,034.75 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं। ठीक है, कुल, जिसमें से राजस्व प्राप्तियां हैं टोटल 62,540.54 करोड़ और पूंजीगत प्राप्तियां हैं आपकी 38,494.21 करोड़। और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो कुल प्राप्तियां आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां हो रही है, राजस्व प्राप्ति में सर्वाधिक कहां से राजस्व सरकार को मिल रहा है, यानी कि जो अर्निंग हो रही है गवर्नमेंट की वो देख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा अर्निंग हो रही है गवर्नमेंट की, चलो 100 रुपए पे मैं मान लेता हूँ, 100 रुपए का वृत्त है। 100 रुपए में से 29 रुपए 38 पैसे सरकार कमा रही है कहां से, स्वयं का जो कर राजस्व है, यानी कि अपने जो टैक्सेज हैं गवर्नमेंट के जो स्टेट में लगाए गए हैं उनसे सबसे ज्यादा कमाई हो रहा है सरकार को। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाता है आपका लोक ऋण, यानी कि पब्लिक डेट जो है, पब्लिक डेट 23 रुपए 21 पैसे जो है पब्लिक डेट से प्राप्त हो रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे पब्लिक डेट है, पहले नंबर पे स्वयं का कर राजस्व है। तीसरे नंबर की मैं बात करूं तो तीसरे नंबर पे है केंद्रीय सरकार से जो आपका सहायता अनुदान मिलता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलती है वो आपका सरकार की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कमाई है, जो कि 22 रुपए 30 पैसे है। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे है। और चौथे नंबर पे आपका आ जाता है केंद्रीय करों में राज्य का जो अंश है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्स है उसमें राज्य का भी तो हिस्सा है, जो डायरेक्ट टैक्स लिया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका चौथा जो हिस्सा है सरकार का ये है। ठीक है, कमाई में तो आप देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए आपका आगे है आपका करेत्तर राजस्व, यानी कि कर के अलावा जो अन्य रेवेन्यू सरकार कमा रही है, जैसे कि स्टाम्प ड्यूटी हो गई, उसके अलावा आबकारी से जो आपका रेवेन्यू आता है तो ये करेत्तर राजस्व होता है। ठीक है, ऐसे लोक लेखा शुद्ध आपका, उसके बाद ऋण और जो अग्रिम वसूली है इससे इतना। तो कुल मिला के सरकार की कमाई के सबसे बड़े साधन है स्वयं का कर राजस्व पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे पब्लिक डेट, तीसरे नंबर पे आपका सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसकी ग्रांट्स एंड फोर्थ नंबर पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टैक्सेस है उसमें राज्य का हिस्सा। क्लियर, अब ये तो कमाई की बात हो गई। अब ऐसे राज्य सरकार का जो सबसे बड़ा खर्चा है वो कहाँ पे है, वैसे तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा खर्चा है अन्य व्यय में। अन्य व्यय में सभी प्रकार के व्यय आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद आप देखते हैं तो सबसे ज्यादा खर्चा जो राज्य सरकार का होता है वो आपका यहाँ पर जो लोग हैं उनको वेतन भत्ते मजदूरी और अन्य जो देनी पड़ती है उसमें सरकार का सबसे ज्यादा
एक्सपेंडिचर है, यानी कि सबसे बड़ा लोड यही है सरकार का कि वेतन भत्ते पेंशन और आदि देने में सबसे ज्यादा बजट व्यय हो जाता है। ठीक है, अब देखिए पेंशन अनुतोषित जो लिखा हुआ है इसमें केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की पेंशन ही नहीं है, बल्कि जो हमारे सोशल वेलफेयर की पेंशन भी है, लाइक विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, जो अन्य पेंशन स्कीम्स के अंतर दी जाती है, तो ये भी पेंशन इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सरकार की कमाई कहां से, सरकार का खर्चा कहां पे सर्वाधिक है। ठीक है, अब अन्य व्यय तो ऑप्शन, अगर ऑप्शन में आएगा तो ये पहले नंबर पे रहेगा, ध्यान रखेंगे, और नहीं तो आपका पहले नंबर पे हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार का सर्वाधिक जो व्यय है किस पे है, वेतन भत्ते मजदूरी और अधिष्ठान व्यय पे, ये आप ध्यान रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हमारा जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डिफिसिट की हम बात करेंगे कितना रहा। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा, भारत में देखिए एक रूल लाया गया था राजकोषीय घाटे के लिए। अब राजकोषीय घाटा होता क्या, देखिए राजकोषीय घाटे को समझेंगे। देखिए जो सरकार की कुल प्राप्तियां होती है, ठीक है, राजकोषीय घाटे का एक फॉर्मूला होता है, उसको आप नोट करेंगे। सरकार का जो कुल व्यय होता है, यानी कि कुल व्यय जितना आपका सरकार का खर्चा है, कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां। ठीक है, सरकार की जो जितनी भी प्राप्तियां हो रही हैं, ठीक है, और प्राप्तियों में भैया आपका उधार छोड़ के, ठीक है, गवर्नमेंट का जो उधार है उसको छोड़ के जो प्राप्तियां हो रही हैं घटा के, तो ये कहलाता है हमारा राजस्व, जो राजकोषीय घाटा। ठीक है, फिस्कल डिफिसिट इसको कहा जाता है। ठीक है, और अधिक सरल भाषा में मैं आपको समझाऊं राजकोषीय घाटा, तो राजकोषीय घाटा सरकार की वास्तविक जो इनकम होती है, वास्तविक आय और बजट का जो आय हुई है, बजटीय आय के बीच का अंतर होता है। यानी कि बजट में जो आय दिखाई जा रही है और जो सरकार की वास्तविक आय है, इसके बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, फिस्कल डिफिसिट कहा जाता है। राजकोषीय घाटा तब देखने को मिलता है दोस्तों जब सरकार अपने साधनों से, जो भी रिसोर्सेज है इनके, अपने साधनों से ज्यादा खर्च करती है, तो तब राजकोषीय घाटा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए राजकोषीय घाटे कैसे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए किसानों की ऋण माफी कर दी सरकार ने, लोक लुभावन चुनाव आए, बोला अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम किसानों का जो लोन है माफ कर देंगे। ऐसे भैया देखिए आपका बोला कि सब्सिडी ज्यादा देंगे हम, आप करो नया बिजनेस करो, होम स्टे बनाओ, चंद्र सिंह गढ़वाली योजना में आप लो, तो कई लोग क्या करते हैं फर्जी फायदा उठाते हैं, जो एलिजिबल नहीं भी है वो भी सब्सिडी देके इसका फायदा उठाते हैं। अब सब्सिडी कोई भाई आसमान से थोड़ी टपक रही है, तो सब्सिडी सरकार को ही तो पे करनी पड़ती है ना। बैंक ने मान लीजिए आपको 1 लाख का लोन दिया और उस 1 लाख के लोन पे आपको 25,000 की सब्सिडी है, 25% की, तो ये सब्सिडी भाई बैंक माफ थोड़ी कर रहा है, बैंक को पे गवर्नमेंट करती है, ये हमारे लिए माफ है। तो ऐसी सब्सिडी जो देनी पड़ती है। इसके अलावा कभी कभी मंदी आ जाती है, मंदी के टाइम पे क्या होती है, सरकार मंदी को कम करने के लिए आर्थिक पैकेज निकालती है, तो इसकी वजह से जैसे कोविड-19 आया था, आपने देखा होगा, गवर्नमेंट ने बहुत से इसमें राहत पैकेज निकाले, तो ये एक एक्स्ट्रा प्रकार का तो खर्चा है ना। ऐसे कभी कभी क्या हो जाता है, अचानक बाढ़ आ जाती है, आपदाएं आ जाती हैं, अन्य घटनाएं हो जाती हैं, और खाद्य सुरक्षा मिशन जैसे कि फ्री का राशन है, तो फ्री बीज जो होते हैं, खासकर जो फ्री बीज होती हैं, तो फ्री बीज राजकोषीय घाटे को बढ़ाते हैं अगर किसी राज्य की इनकम कम है तो। ठीक है, राज्य की इनकम ठीक ठाक है तो फिर दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो FRBM अधिनियम का अनुपालन भी उत्तराखंड के बजट में देखने को मिलता है। FRBM अधिनियम क्या है भाई, तो भारत में देखिए राजकोषीय घाटे पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से एक अधिनियम लाया गया था, FRBM, जिसको कहा जाता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। ये भारत में 2003 में आया था, और उत्तराखंड में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन चुका है। उत्तराखंड में 2005 में लागू हुआ है, भारत में 26 अगस्त 2003 को लागू हुआ। इसका एक भैया मोटो होता है कि राजकोषीय घाटे को कम किया जाए। GSDP जो होती है सरकार की, GSDP टोटल जो अनुमानित GSDP होती है, यानी कि सकल घरेलू उत्पादन का जो आप सरकार आकलन करती है, तो उसका 3% की सीमा के अंतर्गत होना चाहिए, यानी कि 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं उत्तराखंड सरकार की बात करता हूं तो 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार का जो GSDP परसेंटेज है राजकोषीय घाटे के अंतर्गत, वो कितना है आपका 2.94% है इस साल के लिए। ठीक है, और 2024-25 के लिए कितना रहा था राजकोषीय जो घाटा था, उसके हिसाब से मैं बताता हूं। तो 2025-26 में राजकोषीय घाटा कुल है आपका 12,600 करोड़ रुपए, 12,604.92 करोड़, ये उत्तराखंड सरकार का राजकोषीय घाटा है। और ये कुल GSDP का 2.94% है, जो कि FRBM अधिनियम का अनुपालन करता है। इसलिए आगे हाँ लिखा है, यहाँ पर भी हाँ लिखा है, यहाँ पर भी हाँ लिखा है।
ठीक है। और लोक ऋण की जो सीमा है वो भी 32.5 सीमा के अंतर्गत ही उत्तराखंड सरकार की, इससे कम ही है, हालांकि इसके आसपास ये बहुत कम नहीं है। और वहीं मैं बात करती हूँ 2024-25 का जो बजट था, 24-25 के बजट में उत्तराखंड सरकार का राजस्व जो राजकोषीय घाटा था वो 9,416.43 करोड़ था। और इसमें जो हमारा परसेंटेज था जीएसडीपी के परसेंटेज के हिसाब से, ये 3% से कमी था, 2.39% था उसमें, ठीक है। तो इस बार का है 2.94%, ध्यान रखिएगा। तो एफआरबीएम जो अधिनियम है इसका अनुपालन किया गया है, लेकिन हम बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं। आप देखिए 3% की सीमा से ऊपर जाएगा तो फिर हमारा एफआरबीएम अधिनियम का अनुपालन नहीं होगा। इससे हमारा वित्तीय जो संरचना है, या बोल सकते हैं जो सरकार की जो कमाई, जो व्यय और कमाई का एक बोल सकते हैं कि रेशियो है, वो खराब हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब उत्तराखंड में कर्जा बढ़ सकता है, राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा सकती है, ठीक है, क्लियर। चलिए अब आगे कुछ नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे जो महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर हो गया होगा ना आपको। बाकी देखिए डिटेल में अगर आपको पढ़ना है भैया तो आप एप्लीकेशन स्टोर से जीएस का कोर्स ले सकते हैं। जीएस के अर्थव्यवस्था में मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है कि जो हमारा राजस्व घाटा होता है वो क्या होता है, राजकोषीय घाटा क्या है, मौद्रीकृत घाटा क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण जो टर्म होते हैं, राजकोषीय घाटे को कैसे कंट्रोल किया जाता है, बजट घाटा क्या होता है, तो इनके सूत्र होता है, प्राथमिक घाटा, ठीक है। तो इनको आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। आप अगर देखना चाहते हो तो जीएस की क्लास जरूर देखिएगा एप्लीकेशन स्टोर पे, डिटेल क्लास जो है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण पॉइंट को। बाकी लास्ट बजट जो आया था वो ज्ञान आधारित था, इसको यथावत रखा गया है। ज्ञान का मतलब है जी फॉर गरीब कल्याण, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी कल्याण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण। तो ज्ञान है, लेकिन इस बार का विशेष जो हमारा बजट आधारित है वो नमो आधारित बजट है, ठीक है। बाकी इसमें किस क्षेत्र के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया है ये लोग आप पीडीएफ में देख लेना, ठीक है। और इसमें कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि अभी मैं बताऊंगा आपको कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो आपको याद करने होंगे, क्या पता एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इस बार, ठीक है। बाकी देखिए उत्तराखंड सरकार ने इकोलॉजी के साथ साथ इकोनॉमी वाला कॉन्सेप्ट लाया था लास्ट बजट में, जिसमें आपका सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो लक्ष्य हैं, उसके अलावा देखिए पर्यावरण उन्मुखी नीतियों का निर्धारण करना, स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल देना, स्थिति स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है कि इनमें से इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी में कौन सा कथन शामिल नहीं है, तो ये चारों कथन अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इस बार देखिए उत्तराखंड चर्चाओं में रहा समान नागरिक संहिता के लिए, यूसीसी। तो यूसीसी के क्रियान्वयन के लिए कितना बजट पारित किया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 30 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि चर्चा में जो चीज रहती है उसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है, ये याद रखिएगा। बाकी जलवायु परिवर्तन देखिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसको भी याद रखिएगा। इसके लिए बजट में 60 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्लियर। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे कि आपका कैंपा जो योजना होती है वनों के लिए, कैंपा के लिए आपका 395 करोड़ आवंटित किया गया है। जलवायु परिवर्तन में आपको बता चुका हूं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा देखिए उत्तराखंड राज्य में स्प्रिंग एंड रिवर रेजुबिनेशन प्राधिकरण सारा जो है उसके अंतर्गत 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यानी कि जो भी हमारे उत्तराखंड में स्प्रिंग्स होते हैं, धारे जो होते हैं, और नदियों के पुनर्जीवीकरण के लिए यहाँ पे 125 करोड़ रुपए बजट आवंटित हुआ है। सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड़ और ई बस इंफ्रास्ट्रक्चर संचालन के लिए 27.5 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है इसमें, ठीक है। ये महत्वपूर्ण है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखिए इसमें जीएसडीपी जो रहा, जीएसडीपी का आकार देखेंगे, विभिन्न सेवाओं में व्यय का प्राविधान जो किया गया है सरकार के द्वारा इस बजट में, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें सामान्य सेवाएं हैं, फिर हमारी सामाजिक सेवाएं हैं, आर्थिक सेवाएं हैं, और स्थानीय निकायों को अनुदान इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है भैया आपका विभिन्न सेवाओं के लिए व्यय जो दिया गया है, उतना महत्वपूर्ण ये है नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, बाकी देखेंगे इसमें जीएसडीपी। तो उत्तराखंड राज्य की जो जीएसडीपी की हम बात कर रहे थे अभी एफआरबीएम अधिनियम में, तो जीएसडीपी का एफआरबीएम अधिनियम से बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है। राज्य सरकार का जो अनुमानित जीएसडीपी था, ठीक है, 2024-25 के लिए वो 3.94 करोड़ रुपए था, ठीक है। कितना था? 3.94 करोड़। अगर आपने लास्ट बजट देखा हो तो सरकार ने 2024-25 के लिए जीएसडीपी लक्ष्य रखा था 3.94 लाख करोड़, लेकिन सरकार इसको प्राप्त कर पाई है। वास्तविक कितना प्राप्त हुआ है ये, ठीक है, 3.78 लाख, ठीक है, 3.78 लाख ये प्राप्त हुआ। 3.78 लाख करोड़ ही गवर्नमेंट इसको अचीव कर पाई।
अब ऐसे ही क्वेश्चन आपका बन सकता है कि 2025-26 के लिए सरकार ने कितने का लक्ष्य रखा है। देखिए प्रोजेक्टेड है 2025-26 के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितना जीएसडीपी का लक्ष्य रखा है। तो ये रखा है कितना आपका 4.29 लाख करोड़। ठीक है, ये आप महत्वपूर्ण अच्छे से याद रखिएगा। 4.29 लाख करोड़ का जीएसडीपी का लक्ष्य रखा है सरकार ने। ठीक है, चलिए तो महत्वपूर्ण है, अच्छे से याद रखेंगे। ये आ सकता है एग्जाम में कि 2024-25 के लिए कितना रहा। तो ये आपका 3.78 लाख करोड़ रुपए ला। ये आपको महत्वपूर्ण है, अच्छे से इसको याद रखना क्योंकि ये फैक्ट एग्जाम में बनेगा। चलिए बाकी आपके देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था जो है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो होता है जीएसडीपी में प्रचलित भावों पर आप देख सकते हैं। प्रचलित भाव जो चल रहे हैं, ठीक है, प्रचलित भाव पे, वो तो अनुमानित है ऊपर वाला। प्रचलित भाव पर क्या होता है जो हमारा वर्तमान में हम देख रहे हैं, तो 2023 में ही रहा था 3,32,000 करोड़ का, यानी कि 3.32 लाख करोड़। ठीक है, और ऐसे ही देखिए 24-25 में कितना रहा, ऊपर बता चुका मैं आपको, क्योंकि प्राप्त हो चुका है 3.78 लाख करोड़। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने कितना टारगेट रखा था 2024-25 का, टारगेट था 3.94 लाख करोड़ का। ठीक है, लेकिन अचीव नहीं हो पाए। अब ये तो प्रोजेक्टेड होता है, ठीक है, वास्तविक फिर बाद में आता है। तो 2022-23 से वर्ष 2024-25 के अंतिम आंकड़े हैं अभी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बाकी देखिए राज्य की जो अर्थव्यवस्था है, प्रति व्यक्ति आय की मैं बात करूं तो 2023-24 में प्रति व्यक्ति आय रही है 2,46,178 रुपए। 24-25 के लिए अभी केवल प्रोजेक्टेड है, अनुमानित है 2,74,064 रुपए। ठीक है, और इसमें अनुमानित जो प्रतिशत वृद्धि है 11.33% की वृद्धि हुई है। वहीं भारत की राष्ट्रीय आय 2023-24 के लिए थी 1,84,205 और हमारा 2024-25 के लिए भारत में पर कैपिटा इनकम है 2,01,62 रुपए। ठीक है, यानी कि भारत में प्रति व्यक्ति इतना कमाता है सालाना। उत्तराखंड में सालाना आदमी कितना कमा रहा है अभी 23-24 का डेटा है जो 2,46,178 रुपए और 24-25 में कमा रहा है 2,74,064 रुपए साल के। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 करते तो महीने का आ जाएगा। ठीक है, तो महीने का लगभग हम देख रहे हैं कि 40-50 हजार रुपए पर कैपिटा इनकम आ रही है। अब ये पता नहीं कैसे आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में आप देख ही रहे कि वास्तविक तौर पे जो हमारे बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो प्रदर्शित होते नहीं है या हो नहीं पाते हैं, या सर्वे में ही कोई गड़बड़ होती है, भगवान जाने। ठीक है, आप बाकी समझदार हैं, ज्यादा बोलना उचित नहीं रहता इन चीजों के लिए। बाकी देखिए प्रति व्यक्ति आय बढ़ती जा रही है राज्य की। बाकी देखिए राज्य की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, ठीक है, प्राथमिक या कृषि या पशुपालन क्षेत्र इसको कहा जाता है। कृषि, खनन, ठीक है, और पर्यावरण आ जाता है यहाँ पे। पर्यावरण, पशुपालन से जो हमारे जीडीपी में योगदान हो रहा है वो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राइमरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान है टोटल जीडीपी में 9.8%। उसके बाद आता है द्वितीय क्षेत्र, जिसको विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, विनिर्माण क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। तो सेकेंडरी सेक्टर का योगदान कितना है 43.5%। ठीक है, अब देखिए दोस्तों पहली बार ऐसा हुआ है उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र पहले नंबर पे आ गया है। ठीक है, अभी तक द्वितीय क्षेत्र रहता था, तो सर्वाधिक योगदान अब हो गया है हमारा तृतीय क्षेत्र, जिसको हम कहते हैं सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र। टर्शियरी सेक्टर जो है सेवा क्षेत्र, ये पहले नंबर पे आ गया है। इसका योगदान अब उत्तराखंड की इकोनॉमी में सर्वाधिक है और ये बढ़ते ही रहेगा दोस्तों आने वाले समय में, क्योंकि जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है वो सीमित है, कृषि का जो क्षेत्र है वो लगातार कम हो रहा है, और जो तृतीय क्षेत्र है सर्विस सेक्टर लाइक टूरिज्म जो है उद्योग का दर्जा है, यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री उत्तराखंड की बढ़ते जा रही है। उसके अलावा उत्तराखंड में जो सर्विस सेक्टर है आज इंटरनेट की क्रांति की वजह से कंसल्टेंसी सर्विसेज, उसके अलावा ई सर्विसेज जितने भी होते हैं, ई बिजनेस होते हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यानी कि सर्विस सेक्टर आपका बढ़ते ही जाएगा। ठीक है, अब आपको एग्जाम में क्या याद रखना है, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक जो योगदान करता है वो तृतीय क्षेत्र है 46.71%। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर पे। दूसरे नंबर पे विनिर्माण क्षेत्र है और तीसरे नंबर पे कृषि क्षेत्र है। सेम भारत की तरह भारत में भी यही है, सेवा क्षेत्र भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान करता है, विनिर्माण क्षेत्र दूसरे नंबर पे और कृषि क्षेत्र तीसरे नंबर पे है। ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया भैया आपका राज्य की अर्थव्यवस्था में योगदान। ठीक है, तो ये था आज उत्तराखंड का बजट। ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता है नहीं भैया, जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो मैंने आपको बता दिए, जहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इससे अलावा ज्यादा आपको पढ़ना है तो पीडीएफ से आप पढ़ लेना, लेकिन मैं फिर भी आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा इस पे ध्यान न दें, केवल मेन पॉइंट और मेन जो हमारे बजट के बोल सकते कि जो सार है वो आपका एग्जाम में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद,
जय देवभूमि।